हाय डियर फ्रेंड्स, कैसी हैं सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनें। होप सो सभी अच्छी होंगी और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारा जो सीरीज़ चल रही है टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़, उसके 3 पार्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं और आज है हमारा 4th पार्ट। तो जिन बहनों ने भी पीछे के 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो सभी के सभी क्या करिए, पहले तीनों पार्ट देख लीजिए और आज का हमारा 4th पार्ट देखिए। जो आपको जो घर के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, कोशिश करिए कि आप सभी उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, शारदा एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर 1929, ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर 1929, या फिर ऑप्शन नंबर सी 18 सितंबर 1929, या फिर ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर 1930। तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी। जिन बहनों ने भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया था तो उन सभी का आंसर राइट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो 30 जुलाई को ट्विटर कैंपेन है तो आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्या है कि हमारे इस एग्ज़ाम को समय भी काफ़ी हो चुका है, हमसे बाद में आई भर्ती, उसका रिज़ल्ट 40 से 45 दिन में आने वाला है। आप सभी समझ रही होंगी मैं किसको बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो सभी के सभी 30 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन है, हैशटैग जो है डिसाइड किया गया, वो टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया गया है। देखिए, लड़कियां क्या कहती हैं कि हमारा जो है ट्रेंड नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि लड़कियां बोलती तो ज़्यादा हैं, करती बहुत कम हैं। तो इस बार जितने भी अपने घर में फ़ोन है, मम्मी पापा भाई बहन, सभी के फ़ोन से सभी को ट्वीट रीट्वीट करना है। टाइम क्या है? टाइम है सुबह 10 बजे, दिन है 30 जुलाई। तो जो हैशटैग है वो टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया गया है। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ी हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? तो ऑप्शन नंबर ए दहेज मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी ऑनर किलिंग या जिसको बोलते हैं झूठे सम्मान के लिए हत्या, ऑप्शन नंबर सी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। देखिए, क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट था तो उसके दिशा निर्देशों के अनुसार लिंग संबंधी मुद्दों में से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है तो उसकी रोकथाम करने के लिए निषेध निवारण जो है अधिनियम 2013 का बनाया गया। क्या? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध निवारण अधिनियम तो 2013 में बनाया गया। और क्या है कि जो जहाँ पर जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग कार्य करते हैं ना, काम करते हैं, तो यह अधिनियम उन पर लागू होता है। और जो यह लागू हुआ था, जो अधिनियम यह लागू हुआ था, जो अधिसूचित हुआ था, देखिए अधिसूचित हुआ था 23 अप्रैल अप्रैल भी गलत लिख दिया 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 2013 को। और जो देखिए लोकसभा में कब पारित हुआ था? ये लोकसभा में हुआ था। देखिए लोकसभा में तो ये पारित हो गया था 3 सितंबर 2012 को ही, 3 सितंबर 2012 को। लेकिन जो राज्यसभा में पारित हुआ, यह राज्यसभा में पारित हुआ था देखिए 26 फरवरी 2013 को, 26 फरवरी 2013 को, ठीक है। और जो ये पूरे संपूर्ण भारत में जो अधिसूचित हुआ, यह हुआ 23 अप्रैल 2013 को। तो इस समय हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि कई बहनों के जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि हमारे पास समय की प्रॉब्लम है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मिनिमम समय में, मिनिमम टाइम में मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन डिलीवर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड, पारस्परिक सहमति से होने वाला तलाक का नाम क्या है? क्या ऑप्शन नंबर ए मुवर्रत, ऑप्शन नंबर बी खुला,
या फिर ऑप्शन नंबर सी इला, या फिर ऑप्शन नंबर डी इलाके हसन। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए मुवर्रत। देखिए मुवर्रत जो आपको कल बताए थे कि जो तलाक के प्रकार होते हैं मुस्लिमों में, यह होते हैं 8 प्रकार, उसी में से है मुवर्रत। तो मुवर्रत क्या है कि मुवर्रत प्रकार के तलाक में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है। यह वैसे खुला की बात ही होता है, लेकिन क्या है कि इसमें स्त्री की इच्छा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दोनों की, स्त्री पुरुष दोनों की इच्छा की आवश्यकता होती है। और अगर पति इस पर राजी हो जाता है तो वह जो पत्नी होती है वह अपने पति को मेहर वापस कर देती है और अपने आप को इस बंधन से मुक्त कर लेती है। और देखिए वैसे बता ही दिया था, जो खुला था, खुला क्या था, इसमें पत्नी देती है, और जो इला था इसमें खुदा की कसम खा कर दिया जाता है। तो इस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस समाजशास्त्री ने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? ऑप्शन नंबर ए GS धुरिए, या ऑप्शन नंबर बी KM कपाड़िया, या फिर ऑप्शन नंबर सी MN श्रीनिवास, या फिर ऑप्शन नंबर डी इरावती कर्वे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए राइट आंसर होगा हमारा KM कपाड़िया। जो KM कपाड़िया समाजशास्त्री हैं, इन्होंने पीढ़ियों की गहराई को ही संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25, या फिर अनुच्छेद 26, या अनुच्छेद 28, या अनुच्छेद 29? तो बताओ राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 26, अनुच्छेद 26। ठीक है, ये अनुच्छेद 26 क्या है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, तो जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। तो उसी में से मौलिक अधिकार में से हमारे जो 25 से अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक है, उसी में से अनुच्छेद 26, इसमें क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो इस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 2004, ऑप्शन नंबर बी 2006, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2008, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2005। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो संस्कृत है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? संस्कृत को दिया गया 2005 में। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में, वह हैं अब तक की 6। ठीक है, कितनी है? 6। उनमें से देखिए कौन कौन सी है 6? एक तो है तमिल, ठीक है, और दूसरी है कौन सी? दूसरी है संस्कृत, ठीक है, और जो तीसरी है वह कौन सी है? वह है तेलुगु, और जो चौथी है वह कौन सी है? वह है कन्नड़, ठीक है, और जो 5वीं है वह है मलयालम, और जो 6ठी है लास्ट वाली, तो वह है उड़िया। ठीक है, ओडिसी बोलते हैं जिसको। और जो क्या है कि तमिल को, देखिए तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तमिल को मिला 2004 में। ठीक है, और जो संस्कृत इसको अभी बताया ही है, यह इसको मिला 2005 में। और जो तेलुगु है, तेलुगु को मिला 2008 में। ठीक है, और जो कन्नड़ है, कन्नड़ को मिला है गलत लिखते हैं, देखिए जो तेलुगु है, तेलुगु को मिला है 2008 में, और जो कन्नड़ है, कन्नड़ को भी 2008 में ही मिला है। और जो मलयालम है इसको मिला है 2013 में, और जो उड़िया है इसको 2014 में। मलयालम को मिला है 2013 में और उड़िया को मिला है 2014 में। ठीक है,
अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए इसमें से, आपकी सभी शास्त्रीय भाषाएं हुई कंप्लीट। देखिए क्या पूछेगा कि आपको ऐसे पूछ सकता है कि बताओ जो सबसे ओल्डेस्ट शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आप बताएंगी तमिल, ठीक। और जो सबसे न्यू शास्त्रीय भाषा कौन सी है, उड़िया, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है। तो तमिल को मिला 2004 में, और संस्कृत को मिला 2005 में, तेलुगु को मिला 2008 में, कन्नड़ को मिला 2008, और मलयालम 2013, उड़िया 2014। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सोरोरेट विवाह है तो ऑप्शन नंबर ए भाई बहन के बीच, या फिर ऑप्शन नंबर बी मौसी की लड़की के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर सी मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पति के बीच, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुआ की लड़की के साथ। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो सोरोरेट विवाह है ना, वह मृत पत्नी की जो बहन और जो विदुर पति होता है उस विदुर पति के बीच, ठीक। जैसे पत्नी है, वो पति है, उसकी पत्नी जो है उसके मतलब डेथ हो गई है, तो क्या है कि वो उसकी बहन से शादी कर सकता है, तो उसको सोरोरेट विवाह कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है किस आयु में, तो ऑप्शन नंबर ए 3 महीना, या फिर ऑप्शन नंबर बी 3 से 5 महीना, या ऑप्शन नंबर सी 6 से 7 महीना, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 से 5 महीना। देखिए क्या है कि नॉर्मली जो शिशु है ना वो सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है 6 से 7 महीने पर। 6 से 7 महीने पर हाँ बैठना आरंभ कर देता है, और जो अपने 4 से 5 महीने पर वह अपने सिर को संभालने लगता है, ठीक है, उठाने लायक हो जाता है, अपनी गर्दन को संभालने लगता है। और 6 से 7 महीने पर वो सामान्यतः है जैसे नॉर्मल शिशु है तो वो बैठना आरंभ कर देता है बिना सहारा लेकर। तो राइट आंसर हम इस समय होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन असुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए लोकपाल अधिनियम 2013, ऑप्शन नंबर बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, या फिर ऑप्शन नंबर सी भगोड़ा अधिनियम 2015, या फिर अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। तो बताओ राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो भगोड़ा अधिनियम है ना, यह 2015 का नहीं बल्कि यह 2018 का है। कब का है, 2018 का है, ठीक है। और जो लोकपाल अधिनियम यह 2013 का है, और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है यह 1988 का है, और अनैतिक व्यापार अधिनियम यह 1956 का है। तो और जो लोकपाल अधिनियम था यह 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था, 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर इस समय हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी जो असुमेलित है। नेक्स्ट, हिंदुओं में विवाह के परंपरागत स्वरूप माने गए हैं कितने। देखिए क्या 8 माने गए हैं, या फिर 6, या फिर 15, या 16। तो देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हिंदुओं में विवाह के परंपरागत जो स्वरूप माने गए वह हैं 8। तो कौन कौन से हैं, देखिए इसमें क्या है कि 4 तो उच्च कोटि के विवाह हैं और 4 हैं निम्न कोटि के, आपको पहली क्लास में बताया था। तो कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो ब्रह्म विवाह है, आर्ष विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, और दैव विवाह है, प्रजापत्य विवाह, और असुर विवाह, और पिशाच विवाह। आपको क्या करना है कि जो 4 उच्च कोटि के हैं और जो 4 निम्न कोटि के हैं वो सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलिए नेक्स्ट, नवजात शिशु का प्रथम आहार है, ऑप्शन नंबर ए शहद, ऑप्शन नंबर बी माँ का दूध, या फिर ऑप्शन नंबर सी जल, या फिर ऑप्शन नंबर डी गाय का दूध। तो देखिए क्या है कि जो शिशु है, शिशु का जो नवजात शिशु होता है उसका जो प्रारंभिक आहार होता है वो माँ का दूध ही होता है। क्या है कि जो माँ का दूध होता है ना तो वह पतला होता है, जो शिशु आसानी से पचा लेता है, और उसको जो माँ का दूध होता है उसमें संपूर्ण पोषक आहार भी होते हैं, तो वह शिशु को वह भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस समय हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
निद्रालुता रोग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर बी मच्छर, ऑप्शन नंबर सी सिकता मक्खी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीसी मक्खी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सीसी मक्खी। देखिए ये जो सीसी मक्खी है ना, तो जो हमारा निद्रालुता रोग है जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, तो ये जो सीसी मक्खी है इसके द्वारा होता है। क्या है कि जो ये है जीनस ट्रेपेनोसोमा, जीनस ट्रेपेनोसोमा से जो संबंधित प्रोटो जो है ना, जो प्रोटोजोआ परजीवी है, तो उसके संक्रमण के कारण होता है। और जो मोस्टली ये जो सीसी मक्खी है सहारा देशों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? सहारा देशों में। तो इस समय हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1995, ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1994, या फिर ऑप्शन नंबर सी जनवरी 1994, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या नवंबर 1996। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखिए राइट आंसर होगा हमारा दिसंबर 1995 को, ऑप्शन नंबर ए। जो पल्स पोलियो है दिसंबर 1995 से अभियान का जो था हमारा पहला चरण शुरू किया गया था। और जो ये है शुरू किसने किया है? WHO ने। ठीक है, क्या है कि जो 5 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, तो उन्हीं को क्या 2 OPV खुराक दी जाती हैं, और यह दिसंबर और जनवरी माह में दी जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो WHO है, WHO की जो स्थापना हुई वह हुई 7 अप्रैल 1948 को। तो चलिए इसीलिए हम स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है? क्या ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, या फिर विटामिन डी, या फिर विटामिन ए। देखिए जो स्कर्वी रोग होता है ना, तो उसमें क्या है कि जो मसूड़े होते हैं उनमें खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन सी किस में पाया जाता है? जो खट्टे फल होता है विटामिन सी उसमें पाया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? क्या ऑप्शन नंबर ए 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर बी 6 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो बैक्टीरिया होता है ना, तो उसकी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विधवा विवाह, ऑप्शन नंबर बी सती प्रथा, या फिर ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह, या फिर ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह। जो शारदा एक्ट है वह है बाल विवाह से संबंधित, और जो इसके फाउंडर हैं वह कौन है? हरविलास शारदा। और जो शारदा एक्ट है, बाल विवाह प्रतिबंध जो अधिनियम हुआ था, यह स्टार्ट हुआ था 28 सितंबर 1929 को। ठीक है, 1929 को पारित हुआ था, जिसमें क्या था कि जो लड़के थे उनकी जो आयु की उम्र थी वह थी 18 वर्ष, और जो लड़कियां थी उनकी आयु की उम्र थी 14 वर्ष। जिसमें संशोधन हुआ, और संशोधन के बाद लड़कों की जो आयु वह तो 21 वर्ष कर दी गई, और जो लड़कियों की आयु थी वह 18 वर्ष कर दी गई। तो हमारा इस समय राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, शिशुओं की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है? ऑप्शन नंबर ए 120 से 150 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी 72 बीट्स पर मिनट, या फिर ऑप्शन नंबर सी 123.5 बीट्स पर मिनट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 218.5 बीट्स पर मिनट।
तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो शिशुओं की जो नाड़ी होती है वह प्रति मिनट कितनी होती है, 120 से 150 बीट्स पर मिनट होती है। और जब क्या है कि जो वयस्क होते हैं जैसे हमारी कितनी है, हमारी है 72 बीट्स पर मिनट। और जब शिशु रोता है ना, तो इसकी जो नाड़ी की गति होती है वह हो जाती है 218 बीट्स पर मिनट। और जब शिशु सोता है तो उस समय कितनी रहती है, उस समय 123.5 बीट्स पर मिनट रहती है। तो हमारा राइट आंसर इस समय होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, मानव विकास होता है तो ऑप्शन नंबर ए क्रमिक, या फिर ऑप्शन नंबर बी निरंतर, या फिर ऑप्शन नंबर सी वैयक्तिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी यह सभी। देखिए जो मानव विकास है तो हमारा इस समय देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास क्रमिक रूप से भी होता है, निरंतर रूप से भी होता है और वैयक्तिक रूप से भी होता है। देखिए निरंतर क्या, जब क्या है कि माँ के गर्भ में जो विकास है निरंतर तो तभी से होता है, जैसे जब हम माँ के गर्भ में बच्चा जो है भ्रूण जन्म ले लेता है तो तभी से शुरू हो जाता है। फिर अवस्थाएं बनती हैं जैसे शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और जो क्रमिक है, क्रमिक रूप से क्या है कि जो नेक्स्ट जो चरण होता है ना, अगला चरण, वो पिछले चरण पर निर्धारित होता है। तो राइट आंसर हमारा इस समय क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, 18, निम्न भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है। ऑप्शन नंबर ए हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन नंबर बी चावल, या फिर ऑप्शन नंबर सी अंडा, या फिर ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो अंडा है इसमें सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, सबसे अधिक जो है। और जो मानव शरीर के लिए देखो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो जब मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि हार्ट ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे दिल का दौरा और हृदय संबंधी जितनी भी अन्य बीमारियां होती हैं वह जन्म ले लेती हैं। तो देखिए इस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी इटली, या फिर ऑप्शन नंबर सी पेरिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। देखिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना बताई ही थी अभी 7 अप्रैल 1948 को ही। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इस समय, ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए UNDP, ऑप्शन नंबर बी UNEP, या फिर ऑप्शन नंबर सी UNO, या फिर ऑप्शन नंबर डी IMF। तो बताओ हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें। देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए UNDP। जो UNDP है तो यह मानव विकास जो SDI सूचकांक होता है उसको जारी करता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो UNDP है तो इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। और जो इसकी शुरुआत हुई यह हुई 25 नवंबर 1965 को, ठीक है, 25 नवंबर 1965 को। जो इसका हेडक्वार्टर UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। और जो SDI इंडेक्स है वो पहली बार कब जारी किया गया था, SDI इंडेक्स पहली बार जारी किया गया था 1990 में, 1919 में। तो हमारा इस समय ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, 21, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वसा युक्त आहार, ऑप्शन नंबर बी संतुलित आहार, ऑप्शन नंबर सी गरिष्ठ आहार, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन युक्त आहार। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संतुलित आहार, ऑप्शन नंबर बी संतुलित आहार। देखिए संतुलित आहार क्या है कि ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक बिल्कुल सही अनुपात में शामिल रहते हैं तो उसको संतुलित आहार कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 22, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए N.K. बोस, या फिर ऑप्शन नंबर बी P.H. प्रभु, या फिर G.S. धुर्वे, या फिर M.N. श्रीनिवास। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, G.S. धुर्वे। G.S. धुर्वे, इनकी बुक कौन सी है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो नेक्स्ट, वह विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B6, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन है? देखिए जो लोहे के अवशोषण में जो सहायता करता है वह है विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। और जो विटामिन B6 है इसका क्या है? पायरोडॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट, वह समाजशास्त्री जिसने चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए अर्नोल्ड टॉयनबी, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर, या फिर ऑप्शन नंबर सी G. सिमोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो समाजशास्त्री जिन्होंने चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है ना, तो वह समाजशास्त्री हैं अर्नोल्ड टॉयनबी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्नोल्ड टॉयनबी। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 25, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 270, या फिर ऑप्शन नंबर बी 207, या फिर ऑप्शन नंबर सी 206, या फिर ऑप्शन नंबर डी 210। देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 270। शिशुओं में क्या है कि 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और जब 13 से 14 वर्ष तक की आयु तक पहुँचते जो कितनी बच जाती हैं? 250 के लगभग हड्डियाँ बच जाती हैं। और जब परिपक्वता की आयु हो जाती है जैसे हम, तो हमारी तब तक क्या 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। तो शिशु की कितनी हड्डियाँ? 270, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, और वैसे ये तो सभी को पता होगा क्योंकि आज की क्लास में 3-4 बार मैं बता चुकी हूँ, फिर भी चलो आज का हमारा HW का जो क्वेश्चंस है इसका सभी को राइट आंसर देना है, ठीक है। क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948, या फिर 1969, या फिर 1863, या फिर 1946। तो सभी को आंसर देना है। तो बताओ कि सभी को बताना है कि कैसी लगी क्लास हमारी, और जितने भी प्रैक्टिस सेट है आप इसको निरंतरता से करते रहिए। इसकी जो अहमियत है, जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो इसकी अहमियत आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठकर पता चलेगी, ठीक है। और हाँ, एक सिस्टर बोल रही थी कि धाराएं भी कराइए मैम। तो देखिए मैं क्या सोच रही हूँ, थोड़ी इस टाइम बिजी हूँ थोड़ी, तो जैसे ही हमारी ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप सभी को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करना कि हमें इस टॉपिक की वीडियो चाहिए। तो जैसे इम्पोर्टेंट धाराएं रहीं, इम्पोर्टेंट डेज रहे, जैसे बाल और महिलाओं के जो जितने भी अत्याचार निवारण होते हैं, अधिनियम होते हैं, संशोधन होते हैं, वह सभी एक क्लास में कर दिए गए। जैसे विवाह, यही सब जितने भी, जैसे डिसीज़, जैसे कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी फंजाई, यही सब टॉपिक, ठीक है। आप जुड़े रहिए। जिन बहनों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल, वो सभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता है आपके लिए, और मेहनत करने का और थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। और जो 30 जुलाई को ट्विटर कैंपेन है, सभी को उसमें भागीदारी देनी है और कोशिश करनी है कि इस बार ट्रेंड ज़रूर कराएं। ये सोच लो कि हमारा लास्ट ट्विटर कैंपेन रहेगा ये, ठीक है। फिर हमें डायरेक्ट एग्ज़ाम ही देना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।